स्वागत है आप सभी का बच्चों एनएससी ईडीयू वर्ल्ड में। और जैसा कि सभी को पता हो चुका है, मालूम हो चुका है कि मैं आप सभी को पॉलिटिकल साइंस का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स चैप्टर 2 का आज पिछली बार मैंने 2-3 का कंप्लीट किया था वीडियो, और आज हम लोग जो करने वाले हैं वो 4 और 5 का। देखो बच्चों, कुछ बच्चे थोड़ा सा कंप्लेन करते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ सजेशन देते हैं, तो मैं उसे सुधारता हूँ। तो आप लोग देते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगा और जितना हो सके उसमें बदलाव लाएगा। ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ 100%, मैं उसमें कुछ बदलाव लाऊंगा और अच्छे कंटेंट आप लोगों को, अच्छे नोट्स जो है आपके बनेंगे। एंड नोट्स वो सिर्फ बनाना नहीं बच्चे, उसे यूज़ करना है। उसे पढ़ाई में जितना हो सके उसे नॉलेज लो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कुछ और ज़्यादा उसमें जानकारियाँ ऐड करो। क्योंकि जितनी जानकारी मैं आपको बताता हूँ वो क्या होता है, एक उसका आपकी टोटली जानकारी का क्या हो जाता है, वो 80% होता है। 20% कुछ ना कुछ आपको खुद से भी ऐड करने होंगे उसमें। वैसे तो मैं पूरा बुक का कंटेंट ही आपको इसमें बेहतर तरीके से एनसीईआरटी अगर समझोगे, सही तरीके से सामने रखकर अगर पढ़ते हो रेगुलर जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ बच्चे का कंप्लेन था हिंदी और इंग्लिश का, तो वो भी आपको कोई दिक्कत आज नहीं होगा, मैं उसमें भी कुछ ना कुछ सुधार जरूर कर रहूँगा आगे आने वाले में, है ना। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग जो जान रहे हैं वो टॉपिक 4 पढ़ेंगे, और 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं विघटन के परिणाम, है ना, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशंस। ये परिणाम में क्या हुआ था, कहने का मतलब है जो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसका परिणाम क्या हुआ, आज हम लोग उससे समझेंगे बच्चे। तो शुरू करते हैं। देखो, इसके विघटन के ऐसे तो कई परिणाम हुए, लेकिन इस परिणाम में कुछ जो मेन थे वो थे जिसको हम लोग जान रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे। कहता है कि यह जो था, यह इसका जो परिणाम था विघटन का, वही जो है वो शीत युद्ध के अंत का भी कारण बना, है ना। और शीत युद्ध से यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो हम लोग थोड़ा सा बुक में चले जाते हैं, उसको जान लेते हैं कि देखो उसमें क्या कहता है। शीत युद्ध में ये बताता है, इस बुक्स के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं, देखो 3 प्रकार के जो दूरगामी परिवर्तन इसमें हुए विघटन के बाद। पहला था कि यह शीत युद्ध के संघर्ष की समाप्ति हुआ, और इसके साथ ही इसमें क्या हुआ कि जितने भी लोग हथियार बना रहे थे वो हथियार की होड़ की भी इसमें समाप्ति हो गई, और इसे एक नई उम्मीद हुई, नई शांति हुई। जो ये सभी मैंने बुक में मेंशन की, यहाँ पे लगा दिया है, तो नोट्स में मैंने मेंशन नहीं किया बच्चे, तो आप वो नोट्स में चाहो तो खुद से मेंशन कर सकते हो। उसमें कहता है कि ये नई शांति की संभावना का जन्म भी इसके परिणाम के, विघटन के परिणाम ही है एक प्रकार से, है ना। इसमें एक और चीज है कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध जो थे वो क्या हो गया, बदल गया, और इसका कारण ये था कि इसमें विचार भी लोगों का बदलाव आया था, विचारों के बीच में भी। देखो क्या था कि शीत युद्ध के अंत के समय जो थी वो केवल 2 संभावनाएं बनती है बच्चे, उसको ध्यान से समझना। पहला 2 संभावनाएं क्या था, एक तो ये था कि जो महाशक्ति निकले हैं वो उसके दबदबा में रहे, और उसका एक प्रकार से वो क्या हो जाएगा, वो बनेगा एक ध्रुवीय विश्व बन जाएगा, है ना, एक ध्रुवीय विश्व। और यदि ऐसा नहीं होता तो दूसरा क्या बन सकता था, तो दूसरा ये होता कि सभी देश जो थे वो अलग अलग समूह के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर नए नए तरीके से उभरेंगे, और इस तरीके से ये क्या बनता, बहुध्रुवीय विश्व बनता, है ना। लेकिन इस सभी में जो ये था मेन चीज, वो ये था कि अमेरिका महाशक्ति उस समय बन बैठा था, और अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा के तो बच्चे पहले से और अभी भी आप जान सकते हो, है ना। तो ये क्या है कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था अपना बना चुका था। और इससे क्या होता था कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं जो थी, जो विभिन्न संस्थाएं थी, वो जो देशों को ताकतवर सलाहकार बन गई थी, ये सभी विश्व बैंक ये सभी, क्योंकि इन देशों को पूंजीवादी की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया था, है ना। इन सभी देशों को कौन कर्ज दिया था, तो ये बैंक, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ जिसे हम लोग बोलते हैं। और इसका जो तीसरी चर्चा जो हम लोग विघटन का करते हैं, तो ये था कि सोवियत खेमे
के अंत का अर्थ था कि नए देशों का उदय। इसका भी एक नया परिणाम समझ में आता है, हम लोग इसके आगे भी जानेंगे। तो इसके आगे क्या था? इसके आगे था कि ये 3 बात देखो, पहले मैं बता दे रहा हूँ बच्चों की जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसका इंग्लिश पार्ट में भी और अपने नोट्स में भी पढ़ूंगा। पहले बुक को कुछ समझ लो, बुक आप लोगों के लिए ही है। मैं ये तो कई बार पढ़ चुका हूँ और मुझे तो समझा हुआ है ये सारा कुछ, बट मैं ये आपके लिए स्पेशली पढ़ रहा हूँ कि देखो कैसे कंटेंट को निकाले जा सकते, कैसे कुछ पॉइंट्स को इसमें से आप निकाल सकते हो इजिली, है ना। तो इसमें क्या कहता है कि ये बात तो हम लोग समझ चुके हैं कि ये नए देश का उदय। इसमें क्या था कि कुछ ऐसे देश थे, कुछ ऐसे देश कुछ ऐसे देश थे, खास करके देखो इसमें ये वर्ल्ड, ये सभी जो थे वो यूरोपीय संघ से जुड़ना चाहता था और उसमें वो नाटो में, नाटो का सदस्य भी बनना चाहता था, है ना, हिस्सा लेना चाहता था उसमें। इन देशों ने रूस के साथ जो थे वो अपने मजबूत रिश्ते को जारी रखा और पश्चिमी देशों और अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ भी संबंध कंटिन्यू बनाए रहा। इस तरीके से नए अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कुछ नए नए खिलाड़ियों का उदय हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके बारे में हम लोग नोट्स कुछ क्लियर कर लेते हैं। तो ये क्या कहता है कि देयर वॉज नो डिस्प्यूट ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी एंड कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, यानी इसमें कोई समाजवाद विचारधारा और पूंजीवाद विचारधारा का कोई भी विवाद इसमें नहीं था। ठीक है बच्चे, अगला देखते हैं। पावर relations and the world politics change and thus it lead to change in the relative influence of ideas and institutions। कहता है कि विश्व राजनीति में जो संबंध बदल रहे थे उसमें विचार और संस्थानों की अपेक्षा प्रभाव में अलग कुछ परिवर्तन आया था। देखो परिवर्तन तो आना ही चाहिए था, धीरे धीरे जैसे जैसे सभी वैश्विक अब नए नए आइडियाज डेवलप होंगे तो विचार और संस्थानों में तो परिवर्तन स्वाभाविक है बच्चे। उसके बाद क्या कहते हैं कि इंडिया जो अमेरिका के बारे में यदि हम लोग पढ़ते तो अमेरिका उसमें क्या महाशक्ति एक प्रकार से बन चुका था और सुपर पावर्स विच भी ब्लॉक द कैपिटलिज्म इकोनॉमी मेकिंग एंड द डोमिनेट इकोनॉमिक्स एंड सिस्टम्स इंटरनेशनली। ये क्या कहते हैं अंतर अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख आर्थिक प्रणाली बना दिया था, है ना। एंड सच सिचुएशंस एट द एंड ऑफ कोल्ड वार वर, ये वही पॉसिबिलिटीज वाले बचे, है ना, कि 2 पॉसिबिलिटीज है। पहली ये कि वो महाशक्तियों के दबदबा में रहेगा और दूसरा कि ये अलग अलग अपना समूह बनाएगा। बहुत ही इजी, अब देखो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना, क्योंकि 3 कंटेंट ही हैं इसके विघटन के परिणाम के और ये तीनों पॉइंट्स आपके बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसमें मेंशन कर रखा है और उधर आपका बुक से भी मैंने अभी जस्ट पढ़ा दिया है ना। तो अगला हम लोग जब जानते हैं द एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक पेव्ड वे ऑफ इमर्जेंस ऑफ मेनी न्यू कंट्रीज, all these countries had their own independent operations and choice। क्या कहते हैं कि इन नए नए जो देश का उद्भव हो रहा था विघटन के बाद, इनके गुट सोवियत गुट के मार का जो हुआ था वो स्वतंत्र देशों की अपनी अपनी आकांक्षाएं। देखो जो भी स्वतंत्र होता है देश उसकी अपनी आकांक्षाएं होती है कि नहीं। अपना भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये सभी की क्या है अपनी एक सोच है कि हम इस तरीके का कुछ अपनी प्लानिंग होती है बच्चे, उसको वो डेवलप करता है और अपना कुछ आइडियोलॉजी, अपना कुछ विचार होता है जिसके हिसाब से वो चलाना चाहता है ना। इसमें जो देश थे मैंने बताए थे बाल्टिक और यूरोप, जो यूरोपीय संघ से वो जुड़ना चाहता था और पूर्वी यूरोप के जो 2 देश थे वो यूरोपीय संघ से जुड़ना चाहता था, इसके अलावा जुड़ना चाहता था और वह उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का भी वो हिस्सा बनना चाहता था। इसके इसमें एक और पॉइंट से जो है वो द इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ मेनी न्यू प्लेयर्स, इसमें नए नए खिलाड़ियों का जो उभर सामने आया था जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़े वो भी इसी में था। और इसमें क्या था कि प्रत्येक की अपनी पहचान, उसकी अपनी रुचि और आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक राजनीतिक कठिनाइयाँ अलग अलग थी। जब अलग थे तो अलग अलग तरीके की राजनीतिक कठिनाइयाँ थी। तो नेक्स्ट टॉपिक 5 हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, इसमें क्या है कि शॉक थेरेपी, मेन इसे हम लोग जानेंगे। शॉक थेरेपी का एक शॉर्ट नोट्स मैंने बता रखा है। शॉक थेरेपी का वास्तविक अर्थ है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना।
इसको समझना, ये आघात पहुंचाकर उपचार करना, ये आपका इंग्लिश में नहीं मिलेगा, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। आघात होता क्या है, शॉक लगाना, है ना। तो शॉक बड़ ही एक ऐसा चीज है जैसे लगता है कि शॉक कुछ लगने वाला है ना। तो अब इसका अगला पॉइंट हम लोग जानते हैं। देखो क्या होता है इसमें कि द मॉडल ऑफ ट्रांजिशंस इन रसिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system, which was influenced by the World Bank and the IMF, came to be known as shock therapy. देखो, इसको समझना क्या कहता है ये, है ना। इसको क्लियर कर देते हैं। आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हो और लिखते जरूर जाना, है ना, क्योंकि इसको जो समझ में आ रहा है उसे नोट करते जाओ बच्चे। देखो इसमें क्या कह रहा है कि रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में क्या था, एक सत्तावादी समाजवादी प्रणाली में से एक लोकतांत्रिक पूंजीवादी प्रणाली की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया, जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से क्या था, प्रभावित था। इस मॉडल को शॉक थेरेपी का नाम से जाना जाता है। पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि शॉक थेरेपी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन्स, व्हाट इज मीन्स ऑफ शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी का अर्थ जो है अपना कंटेंट लिख लेंगे, है ना। इन शॉर्ट में अगर बोलना चाहते हैं तो वही आघात पहुंचाकर उपचार करना, मतलब आपको घायल भी करता है एंड उसको फिर ट्रीटमेंट भी करता है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसिशंस वाज ड्यू टू द कल्पेज ऑफ कम्युनिज्म। कहता है संक्रमण, ये जो है वो सेम नहीं मिलेंगे, कुछ अलग मिलेंगे, है ना। मैंने इसको अलग किया था। कहता है संक्रमण की यह जो प्रक्रिया है वो साम्यवाद के पतन का कारण तो बनी, क्योंकि और कारण, इसका बनने का कारण क्या था, क्योंकि लगभग सभी देश में पूंजीवाद की ओर, सब जो भी नए देश जो भी जा रहे थे वो सभी पूंजीवाद देशों की ओर जा मुड़ती नजर आ रहे थे। जो भी देश थे वो सभी पूंजीवाद की ओर जा रहे थे, है ना। शॉक थेरेपी की जो सर्वोपरि मान्यता है वो यह थी कि वो मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व में और जा रहा था। कहने का मतलब है कि सभी जो होता वो निजीकरण में जा रहा था, है ना। खुद का जो प्राइवेट पूंजीवाद में जो फॉलो करता था आइडियोलॉजी, वही चीज इसमें आ रहा था। आपको ये समझ में आ जाएगा, है ना। देयर वॉज अ नीड टू मेक अ टोटल शिफ्ट ऑफ कैपिटलिज्म इकोनॉमी विच मीन्स रूटिंग out completely any structures evolved during the Soviet period। कहता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो कुछ भी कुल बदलाव, जो भी बदलाव हो रहे थे उसकी आवश्यकता था, जिसका मतलब था कि सोवियत काल के दौरान विकसित हुई सभी मौजूदा व्यापार संगठन की संरचना को क्या कर देगा, ये समाप्त कर देगा। एंड एक चीज और इसमें है कि शॉक थेरेपी आल्सो इन्वॉल्व अ drastic change in the external or orientation of these economies। कहता है शॉक थेरेपी इन शस्त्रियों के बाहरी अर्थव्यवस्था के प्रति जो रुझान होता था उसके बदलाव का मुख्य कारण था, है ना, शॉक थेरेपी। और इन सभी प्रक्रिया में प्रत्येक देशों को एक दूसरे से जोड़ने के बजाय यह जो काम करता था वो सीधा क्या करता था, सीधा पश्चिमी मुल्कों को ही इसमें जोड़ दिया था। ये वर्ड अलग है, इससे इसको आप ध्यान देना, ये इससे लिंक करने की कोशिश मत कर देना, ये एक दूसरे को जोड़ने के बजाय अलग करता था। और पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश जो थे, पूंजीवादी के जो देश के अब नेता थे, वो मुख्य भूमिका निभा रहे थे, नेता की भूमिका निभाते थे और अपनी विभिन्न एजेंसियां और संगठनों के मदद के सहारे इस देश के खेमों को विकास का मार्गदर्शन और नियंत्रण इस देश पर करते थे, जो भी ऐसे देश थे। नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चों वही है कंसेंसस ऑफ शॉक थेरेपी एंड नेक्स्ट इसका टेंशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो आप भी इसको पढ़ो, ध्यान दो, इसका नोट्स भी क्लियर करना है। और इसका जो आज क्वेश्चन है वो ये है कि शॉक थेरेपी किसे कहते हैं, है ना। और सोवियत संघ के
विघटन के क्या परिणाम हुए, उसके मेन मेन पॉइंट्स आपको लिख के मुझे दिखाने हैं। ठीक है बच्चे, और आप अपना फीडबैक जो है कमेंट में कमेंट कर सकते